हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीजीटी की वैकेंसी भी आ गई है और साथ में उसी के साथ में आपका एग्ज़ाम की डेट लेकर के आई है। उसी सीक्वेंस में हम सभी लोग एक स्पेशल क्लास के रूप में आज फिज़िक्स की स्टार्टिंग करने वाले हैं। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम तक जो मैंने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग टोटल 30 क्लास मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट पे, और वो सारी क्लासेस मैराथन के फॉर्म पे इस चैनल पर रहेंगी। ये क्लासेस आपको हो सकता है कि डेली मिले, हो सकता है कि 3-3 दिन के इंटरवल में मिले, पर पूरा कंटेंट जो मैराथन फॉर्म में रहेगा 30 क्लास के रूप में मैं आपको दूंगा। हालांकि इससे भी पहले बहुत सारी क्लासेस यूपी टीजीटी की, पीजीटी की, जीआईसी की, केवीएस की, हर एक चीज़ की क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। प्रैक्टिस शीट की बात है, बहुत सारे कम से कम 200 से ज़्यादा प्रैक्टिस शीट भी आपके चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप चाहते हैं इस बार अपने बेसिक सीक्वेंस के साथ में अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ रहना होगा। और साथ में जो हम लोग ये क्लासेस कर रहे हैं इसके साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिले, क्योंकि 1 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। आपके एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ की डिफिनेशन नहीं आएगी। आपके एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ आपके लेवल के क्वेश्चंस आएंगे और भी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बेहतरीन प्रैक्टिस करनी होगी, और इस हिसाब से करनी होगी कि आप एक बेहतरीन लेवल को अचीव कर पाए। क्योंकि आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग में जिसकी अच्छी रैंक होगी वही रैंकर बनेगा और उसी का सिलेक्शन जल्दी होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास नंबर 1 एमपीपीजीटी। तो झारखंड वाले लोग जो इस क्लास को देख रहे हों या फिर केवीएस वाले जो लोग इसे देख रहे हों, ये क्लास उनके लिए भी उतनी ही वैलिड है जितनी आप अदर स्टेट के टीजीटी और पीजीटी के लिए। बट एक सीक्वेंस रख कर के ये बनाया गया है कि ये क्लास बेसिकली एमपीपीजीटी के लेवल की हो, ठीक है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यूनिट एंड डायमेंशंस। पहला आपका यूनिट है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो किस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, हर एक तरीके को हम लोग डिस्कस करेंगे। और कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसे समझ ना पाएँ। ऐसे क्वेश्चन को लगाना सीखना होगा, अदरवाइज 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन आपके आएंगे, बहुत बड़ा मार्क होता है। अगर आपने 100 क्वेश्चन सही कर लिए तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो हमें अब सोचना होगा कि हमें अपनी अप्रोच कैसे रखनी है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, हर एक चीज़ पर, हर एक पहलू पर ध्यान देना है। सबसे पहले सोचिए मेरी बात के साथ में कि अगर आज से आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास में जनवरी हो गया, फेब हो गया, बस 60 डेज़ का टाइम है, ठीक है। इसके साथ में अगर आप डेली 3 से 4 घंटे नहीं पढ़ेंगे, 2 घंटे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप 120 में 100 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। 50-60 कर लेंगे, 20-30 आपका जीएस में हो जाएगा, मान लीजिए 30 नंबर का है ही, जो भी हो, है ना, इस हिसाब से रहेगा। बट हम लोग तैयारी करेंगे और बेहतरीन लेवल से करेंगे। 4 डेली क्लासेस हम लोग अपने बैच में प्रोवाइड करने वाले हैं। 1 से 2 क्लासेस लाइव रहेंगी, बाकी सारी क्लासेस रिकॉर्ड फॉर्म में रहेंगी। 4 क्लास डेली जाएगा, तब आपका कंटेंट 45 डेज़ में ख़त्म हो पाएगा। और साथ में लगातार प्रैक्टिस शीट जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन जाएंगे, तब आपको अच्छा फील होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास में दिया हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन। तो अगर आपने ये सोचा है कि हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि सर मात्रक किसे कहते हैं, विमा किसे कहते हैं, डायमेंशन, व्हाट इज़ द डायमेंशन, तो आपको चैनल को लीव कर देना चाहिए, क्योंकि मैं ये सब नहीं पढ़ाने वाला। आपके एग्ज़ाम में कोई भी डिफिनेशन नहीं आएगी, इसलिए हम लोग एक ट्रेडिशनल तरीके को छोड़ के बेस्ट वे को
सेलेक्ट करेंगे जिससे हम अपने क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच रख सकें। अब ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच रखने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि आप क्वेश्चन को देख के आंसर मार सकें, क्वेश्चन को देखें और इसका थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम ले और टिक मार दें। ये तरीका अपनाना है। तो ऐसे ही तरीके के साथ में हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, यूनिट डायमेंशन से पहले हम लोग पढ़ते हैं एरर। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूँ मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज आपको मैं एरर पढ़ाऊँगा आपको, है ना। आज एरर हम लोग पढ़ेंगे, उसके साथ में एरर के बहुत ही खूबसूरत एक ही फॉर्मूला दूंगा, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। फिर थोड़े से ग्राफ के बारे में जानकारी लें, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ग्राफ के आने हैं। अगर वो 4 क्वेश्चन आप पे क्लियर हो गए तो 4 क्वेश्चन बहुत होते सर। ठीक है, फिर यूनिट एंड डायमेंशन से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको ले लेंगे। और अगर टाइम बच गया तो हम लोग थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, और वो आगे का मतलब ये है कि हम लोग काइनेमेटिक्स में प्रवेश कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है ना, यहाँ पे MPPGT लिखा हुआ है, क्लास स्टार्टेड है 6 जनवरी से, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब हम लोग आते हैं अपनी क्लासेस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एरर। एरर का मतलब क्या होता है? तो एरर का मतलब जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ मैंने काउंट करी, ठीक है, 10 से 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो सकती है ना। बट कोई एक छोटा सा बच्चा है, उसने कैलकुलेट 16 सेंटीमीटर, आपने किया 14 सेंटीमीटर, तो ये एरर आ गया। ठीक है, हम लोग के सिलेबस में एरर के सिंपल से फॉर्मूले हैं, और सिंपल फॉर्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक लीस्ट काउंट दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो वैल्यू से निकाल लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। मैं कराता हूँ, देखिए हमारी अप्रोच ऐसी रहेगी कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका तरीका क्या होगा और कितने सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो फिर क्वेश्चन ऐसे लगेंगे सर आपके। सोचिए अगर आपने पूरे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस को इजी वे में कर लिया, मतलब 15 से 20 सेकंड आपने बचा लिए करते करते, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का एक सेकंड मिला करके 150 सेकंड मतलब 3 मिनट बच गए। 180 सेकंड में 3 मिनट बच गए, इस हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक डाटा दिया है, ए इज इक्वल टू, ये एरिया है, लेंथ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ए इज इक्वल टू 2.04। अगर हम बोले कि इसका लीस्ट काउंट निकाल दीजिए सर, तो शॉर्ट ट्रिक समझिए, KGF का मतलब होता है कि इसके नीचे 0.0 यहाँ लगा दीजिए 1। ठीक है, ये हमारा हो गया डेल्टा ए। ठीक है, अब हमें ए का परसेंटेज एरर निकालना है, कितना एरर हो सकता है, मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है। तो डेल्टा ए बाई ए मैक्सिमम इंटू 100 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 0.01 डिवाइड बाई 2.04 इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका एरर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इजी कर दूं मैं अगर इसको, है ना, थोड़ा सा इजी कर दूं तो यहाँ पर आप 125 ले लीजिए सर। कितना ले लीजिए यहाँ पे, आप यहाँ पर 1.25 ले लीजिए सर। अगर आप ये ले लेंगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। 1.25 ले लिया सर, ये काट दीजिए यहाँ से, 25 से काटिए, 25 4 जाएगा और 25 5 जाएगा, 4/25 4/5 सॉरी, है ना, 4/5 है ना। 0 और 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पे, है ना, देखो 0 बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 बन जाएगा या 10 बन जाएगा, तो 0.8% का एरर आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया लगाने का, है ना, ये खूबसूरत सा तरीका है। तो हमें समझ में आया कि सर डेल्टा ए बाई ए मैक्सिमम इंटू 100 इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू दी हो तो हम उसे लिख सकते हैं P परसेंटेज या A परसेंटेज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A परसेंटेज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A परसेंटेज। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा मैं वो बताता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन सर ये रहेगा आपके पास, है ना, क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा, है ना, क्या रहेगा, एक है ना रेक्टेंगुलर प्लेट की लेंथ है ना, लेंथ मतलब लंबाई में, है ना, 3% का चेंज है, 3% का एरर है ना, एंड तथा चौड़ाई में, है ना, तथा चौड़ाई में 2% का एरर है ना। तो एरिया में कितना एरर होगा,
ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा मैंने हिंदी में क्यों लिखा, इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा? अच्छा मैं पहले देख लेता हूँ आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक बार, है ना? सब कुछ खूबसूरती के साथ में दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? चलिए, तो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर। आपको पता है कि एरिया होता है L A इज इक्वल टू L इंटू बी, ठीक है? ये एरिया होता है, इसमें कुछ नहीं है ना? बस आपको ये देखना है कि शॉर्ट ट्रिक लगाने की कितनी खूबसूरत सी कला है। उस कला को अगर आपने डेवलप कर लिया तो आपके जिसको आप सेलेक्ट होने के बाद जब पढ़ाने जाएंगे तो बच्चे कहेंगे ओ माय गॉड मास्टर साहब को कितना आता है ना? तो एरिया का परसेंटेज निकालना है, KGF लगाइए सर, KGF लगाइए। A परसेंट इज इक्वल टू L परसेंटेज प्लस B परसेंटेज। L में कितना है 3, B में कितना है 2, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 5% का चेंज आएगा, काम खत्म। बताओ, अगर यही आप डिफिनेशन पढ़ के लगा रहे होते तो आपकी सुंदर वाली भैंस इतनी ज़्यादा पानी में जाती, बहुत देर नहाती, निकल के बाहर नहीं आती, और जाड़े में उसको सर्दी हो जाती, है ना? तो एक क्वेश्चन और करिए, है ना? एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है ना? सिलेंडर लिख दिया, सिलेंडर है, एक सिलेंडर नहीं लिखिए, सर्किल लिखिए, सर्कल में पाई आ जाएगा, है ना? एक सर्कल है, एक सर्कल के रेडियस में, है ना? रेडियस में 3% का इरर आ गया, इरर है ना? तो एरिया एंड वॉल्यूम के इरर का रेशियो होगा, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए बताइए, ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं आपको। A 2%, B 3%, C 4% और D NOT, है ना? NOT क्या हो जाएगा? ध्यान समझो मेरे बात को। सर्कल का जो एरिया होता है सर वो होता है A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया होता है मेरे भाई। और वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है? यहाँ पर स्फीयर होना चाहिए था, सॉरी स्फीयर ले लेते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, स्फीयर समझ लीजिएगा आप लोग, है ना? 4/3 होता है। तो देखो ये जितने भी कांस्टेंट है इनसे सर कोई मतलब नहीं, इनको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए सर, इसको हटा दीजिए सर, है ना? दोनों का रेशियो निकालिए। किसका पूछा है? एरिया और वॉल्यूम का एरिया का रेशियो, मतलब रेशियो पूछा है, इन दोनों डिवाइड करेंगे, ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, 1/3 आएगा रेशियो। पहली बात तो ये। दूसरी बात पे आई, ध्यान से मेरा तो समझिए, हम लोग ऐसे निकालेंगे तो 1:3 आएगा, बट अगर हम ऐसे निकालें तो रेडियस में जो एरिया का एरर आएगा, एरिया का आएगा 2 इंटू R%, कितना है 3 आएगा 6%, और यहाँ पर कितना आएगा, हाँ यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू 3%, कितना आएगा 9% आएगा। तो अब इसका जब हम निकालेंगे तो देखो कितना आ रहा है 6:9 आ रहा है सर, 3:2 and 3:3, 2:3 आएगा। जो लोग इस पर जाएंगे उसकी भैंस तो बिल्कुल पानी में चली जाएगी सर, है ना? देखो कितना खूबसूरत सी बात है इसमें, इस क्वेश्चन में कितनी ज़्यादा खूबसूरती है कि आपको मज़ा आ जाएगी सर, है ना? मज़ा आ जाएगी बिल्कुल। दिल में क्या कहते हैं ना, फव्वारे उठेंगे कि अरे ओ माय गॉड, ये सभी क्या पॉसिबल है क्या सर? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा सोचिए। अच्छा, इससे पहले आपने एरर के जो कॉन्सेप्ट समझे होंगे या पढ़े होंगे वो इस तरह से नहीं पढ़े होंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स, है ना? आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन इसका मैं और कराऊंगा अभी आपको, है ना? इसका एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, तब आपको और मजा आएगी इसमें, ठीक है? KGF यूज़ करना सीख लीजिए, फिर बहुत मजा आएगी सर आपको। अब अगर हमारे पास कई चीज़ें दी हो और कई परसेंटेज दी हो, कई परसेंटेज दी हो, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें देखते हैं। चलो इसको भी हटा देता हूँ, है ना? क्योंकि इसको हटा देना तो लाइव जिंगल आला। ओके जी, हटाइए, चलिए इसको हटा देता हूँ। अब हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला दे देंगे एग्जाम में। कई बार एग्जाम में बहुत सारे खूबसूरत से फॉर्मूले दे देता है और पूछता है कि सर इसका कितना एरर होगा सर बता दीजिए। तो हमें अपनी खूबसूरत वाली आंखों से खूबसूरत से कॉन्सेप्ट को इस हिसाब से समझना है कि हम क्वेश्चन को ऐसे कर ले जाएं। कैसे करते हैं देखते हैं। सर क्वेश्चन हमारे पास ये रहेगा, है ना, इफ़ P इज इक्वल टू
ए क्यूब बी स्क्वायर एंड सी। ठीक है, ये हमारे पास कोई फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में, है ना, इफ p इज इक्वल टू दिस एंड a परसेंट, है ना, a परसेंट इज इक्वल टू 3%, b परसेंट इज इक्वल टू 2% एंड c परसेंट इज इक्वल टू 2%, है ना। एरर ऑन द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में a के, जब हम लोग जब a का कैलकुलेशन कर रहे थे तो 3% का चेंज आ गया, b का कर रहे थे 2% का चेंज आ गया, c कर रहे थे उसमें 2% चेंज आ गया। फॉर्मूला हमारे पास p इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर बाई सी है सर। आपसे पूछेगा कि बताइए कि इस फॉर्मूले में p के परसेंट में कितना परसेंट चेंज आएगा, है ना, कि p में कितना चेंज आएगा। ऑप्शन देता हूं, ठीक है। a इज इक्वल टू, p इज इक्वल टू कितना आएगा, 14%, b 16%, c 18% और d NOT। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से मेरा समझिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, कोई भी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हो, आप क्वेश्चन को बस ऐसे करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर a का 3 दिया है और पावर a में 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 9, प्लस करिए। b में कितना दिया है 2, यहाँ पे कितना दिया है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा 4। यहाँ पर c दिया है, यहाँ पर c दिया है। अगर उसने सिर्फ और सिर्फ आपसे मैक्सिमम एरर पूछा है, तो भाई a और इसको ऐड कर दीजिए, इस वाले को इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है भाई साहब, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, सॉरी 2 लिखेंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसको इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, p मैक्सिमम आ जाएगा। परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा 13 और 2 15, कितना आएगा 15% का टोटल चेंज आएगा p मैक्सिमम। ठीक है, अगर यहीं पर वो थोड़ा सा खेल खेलना चाहेगा आपके साथ में, तो क्या करेगा, बोलेगा भाई p मैक्सिमम नहीं, p मिनिमम बताइए कितना होगा। p मिनिमम का मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन p मैक्सिमम इंटू 100 इज इक्वल टू कितना है, a का 3 डेल्टा a बाई ए। फॉर्मूला भी लिख लीजिए, अदरवाइज कहेंगे सर आप शॉर्ट ट्रिक ही बता दे रहे हैं सारी की सारी। प्लस का यहाँ पे कितना है 2 डेल्टा b बाई बी मैक्सिमम इंटू 100, प्लस का अगर ये मैक्सिमम है तो ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो c की पावर -1 बनेगी, है ना। लॉग ले सकते हैं, ये सब फालतू काम नहीं करने हम लोग को अप्रोच डेवलप करनी है, खूबसूरत क्वेश्चंस लगाने हैं और क्वेश्चन को ऐसे लगाना है सर, है ना। तो आप खुद लगा के देखेंगे कि आपको बहुत मजा आएगा। फिर ये वाला ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा डेल्टा c बाई सी इंटू 100, ये आपका हो गया, है ना। थोड़ा सा डर जाना है ऐसे करके, है ना, गुस्सा के साथ में। अगर भैया ये डेल्टा p बाई p मिनिमम पूछ ले आपसे, तो थोड़ा सा रिलैक्स होके क्वेश्चन को ध्यान से देख के सॉल्व करना है, ध्यान में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अदरवाइज आपकी, मैं जो बोल रहा हूँ ना, भैंस पानी में जाएगी, है ना। यहाँ पर मिनिमम होगा तो यहाँ पर भी मिनिमम होगा और यहाँ पर भी मिनिमम होगा। हालांकि यहाँ पर इतना टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम लिखिए क्योंकि वो p पूछ रहा है ना। यहाँ हो जाएगा मैक्सिमम और माइनस का यहाँ लगेगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू लेस हो जाएगी, डेल्टा c बाई सी और मिनिमम मैक्सिमम इंटू 100। तो अब जो p मिनिमम पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा भाई, अब कितना हो जाएगा 9 यहाँ पर हुआ और यहाँ पे कितना हुआ 3 2 4 9 4 13 13 15 और 2 घटा दीजिए इसमें से, तो कितना जाएगा 11% का चेंज आ जाएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेगा p मैक्सिमम माइनस p मिनिमम, बताइए कितना होगा सर, तो कितना आ जाएगा 4%। एक क्वेश्चन करते हैं और तब आपको इसे समझ में आएगा। मान लीजिए एक डाटा दिया है जिसमें z इज इक्वल टू ए बी क्यूब बाई सी की पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है, ए बी क्यूब बाई सी की पावर 4 दिया है। पूछा सर z के मैक्सिमम एरर को बताइए कितना होगा। इफ, यहाँ लिख रहा हूँ इफ ए में जो एरर आया है परसेंटेज चेंज वो 1% है, बी में जो आया है परसेंटेज वो 2% है और जो सी में आया है वो 1% है। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से बस समझिए, ओरल करना है ना, पेन नहीं चलाना भाई, है ना।
यहाँ पे देखो ए के पास 1 है, यहाँ पे ए 1 है, 1 हो गया। बी के पास 2 है, पावर 3 है, तो 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, और 7 1 8 हो गया। जेड में 8% का मैक्सिमम एरर हो सकता है। मिनिमम पे आते हैं, मिनिमम पे आते हैं। जेड में मिनिमम कितना होगा, नीचे वाला दिख रहा है आपको, नीचे वाला भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जेड पे मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा भाई, ये हो गया 1, बी में 2 है, 3 है, पावर 6 1 7 हो गया, 7 हुआ, और 4, एक सेकंड, एक ये हुआ, और 2 3 6 हुआ, और 4 इंटू 1 6 7 7 4 11, 8 कैसे लिख दिया भाई, 11 आएगा, 11% आएगा। मिनिमम में कितना आएगा, 6 ये हुआ, 1 ये 7 हुआ, और 7 से 4 घटाइए आएगा 3% का चेंज। आई होप कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बन सकता। ठीक है, आगे चल रहे हैं, और मैं जो बता रहा हूँ इससे ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन सकता, है ना। इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का कोई लॉजिक ही नहीं है कि कैसे हो जाए। ठीक है, मैं तब तक इसको साफ कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, तक आप करिए। इफ़ टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी गिवन है। इसे कैलकुलेट करने के लिए, है ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है कौन पेंडुलम के लिए। एल में जो परसेंटेज चेंज है वो 2% है, और जी का जो परसेंटेज चेंज है वो 3% है। टी का परसेंटेज चेंज बताना है कितना हो सकता है पॉसिबल। आप लोग अपनी कॉपी में, सुंदर वाली कॉपी में ये क्वेश्चन लिखें और आंसर दें, कितना आएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के अंदर मिलते हैं, बट मैं आपको ये चैप्टर से पहले करा रहा हूँ। इसका मतलब सिर्फ यही क्योंकि आपके चैप्टर में एरर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस में। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, क्या करना है देखो, ओरल करते हैं। 2 इसमें दिया हुआ है, 3 यहाँ दिया है, पावर में 1/2 है, पावर में 1/2 है, 1/2 बाहर करो। ठीक है, 1/2 बाहर कर दो पहले ही, और 2 3 में 5 हो जाएगा, 5 का आधा 2.5 होता है, 2.5 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, हुआ ओरल। ऐसे ही क्वेश्चन को लगाने की खूबसूरत सी अप्रोच डेवलप करिए, अदरवाइज आप पेपर देने जाएंगे, बच्चों से पीछे रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा सर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को पढ़ना है, ये हम लोग की अप्रोच रहनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कुछ ग्राफ्स पे आ जाते हैं, है ना। एरर से जितना क्वेश्चन बनना था वो सारा हो गया है, हम लोग ग्राफ पे आते हैं, है ना। कई ग्राफ पढ़ने हैं आपको, कई फॉर्मूले याद करने हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। F इज इक्वल टू एम ए, अगर m को कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट कर दें, ठीक है, मतलब मास को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो F और A के बीच में कौन सा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है सर, तो ये ग्राफ पॉसिबल होगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। कैसे, y इज इक्वल टू, आपने mx पढ़ा है सर, ये ग्राफ पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर आप A को कांस्टेंट करते हैं, इसको F ले लीजिए, इसको A ले लीजिए, ये आपका मास हो जाएगा। कहने का सिर्फ इतना मतलब है, F बाई A इज इक्वल टू M, ये कांस्टेंट आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ये ग्राफ होता है। ठीक है, अगर ऐसे ही कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ माइनस लगा दें, y इज इक्वल टू माइनस का, है ना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर इस वाले क्वेश्चन में ये m को रिप्रेजेंट करेगा, ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f बाई ए हो जाएगा, f बाई ए हो जाएगा। ठीक है, f बाई ए तो हो जाएगा। ओके, इतने कुछ दुख समझा। हाँ, तो ठीक है भैया, आगे चलते हैं। इतने में तो ना कोई प्रॉब्लम ना चाहिए। ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स। इस फॉर्मूले में जो ग्राफ बनता है ना, F और X के बीच में,
वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये वही फॉर्म है, f इज इक्वल टू ma वाले फॉर्म से कन्वर्ट होके f इज इक्वल टू माइनस क्यू एक्स में बनना है। ये वही वाला फॉर्म है, बस इसमें यहाँ पे माइनस लगे, ग्राफ ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिंपल ग्राफ पढ़ने हम लोगों को, ठीक है। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, खूबसूरती से पढ़ते जाइए, बहुत मज़ा आएगा। आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। मोमेंटम पढ़ा होगा, p इज इक्वल टू एम वी, ये आपने पढ़ा है। अगर मास कांस्टेंट कर दें तो अगर इसको हम p से रिप्रेजेंट करें और इसको v से रिप्रेजेंट करें तो सेम ग्राफ यही रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। और अगर इस वाले फॉर्मूले को हम ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? p स्क्वायर बाई 2m हो गया। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा इफ, है ना, इफ इस वाले फॉर्मूले को लेके पहले पूछ लिया भाई, ठीक है। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारा वेलोसिटी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी है ये, और ये काइनेटिक एनर्जी और ये फिर वेलोसिटी है, ठीक है। ये v स्क्वायर है। दोनों ग्राफ में आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि मुझे पता है उसका रीज़न है बहुत बड़ा, ये आपने इतना ग्राफ डिटेल में पढ़ा ही नहीं है। समझिए मेरी बात को। हमने क्या किया भैया, मास को कर दिया कांस्टेंट। क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया मास को, है ना। कांस्टेंट कर दिया, लिख देता हूँ यहाँ पे, कांस्टेंट कर दिया। जैसे कांस्टेंट करेंगे k और v स्क्वायर के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। मेरी बात को ध्यान समझिए, k और v स्क्वायर के बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी। बट जैसे हम k और v के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ ससुरा ऐसे बन जाता है, इस तरह से बन जाता है, या फिर कह सकते हैं अगर थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा दें तो ऐसे बन जाता है। इसे कहते हैं पैराबोला। पैराबोला। यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशंस याद अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ये सारे के सारे पैराबोला के इक्वेशंस हैं। यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। अगर यही ग्राफ हम k और p स्क्वायर के बीच में बनाएं, ये p स्क्वायर ले लें और ये k ले लें तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। बट यहाँ पर अगर p ले लें तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। एक आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या pv इज इक्वल टू म्यू आर टी आपने पढ़ा है ना, RT आपने पढ़ा है। इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल, अगर प्रोसेस को आइसोथर्मल कर दें तो t कांस्टेंट हो जाएगा। अगर t कांस्टेंट हो गया मेरे भाई तो p और v के बीच में कौन सा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है? एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ आपका ये है। तो याद रखने वाली बात है खूबसूरत सी कि अगर ऐसा ग्राफ दिया है तो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, होगा, हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। ये वाला ग्राफ से पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात बहुत ज़्यादा करते हैं, E इज इक्वल टू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा R है, तो ग्राफ ऐसे बनता है। इस वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ में बहुत डिफरेंस है, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि देखो ये वाला ग्राफ बहुत ज़्यादा बेंड है, ये ग्राफ कम बेंड है ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बट ये थोड़ा बेंड ज़्यादा है, ये बेंड ज़्यादा है, ठीक है। एक और ग्राफ आपको इन सभी ग्राफ में याद रखना है, जहाँ पर Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस, है ना, T बाई आर सी, ये डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला दिया है। इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे करके स्टार्ट होता है, डिस्चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, ऐसे करके ग्राफ स्टार्ट होता है इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे ग्राफ के फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है। y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में अगर कोई ग्राफ दिया है तो वो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ये किसके लिए? y इज इक्वल टू mx प्लस सी के लिए है। और अगर यही यहाँ पर माइनस कर दें, यहाँ पर अगर माइनस कर दें तो ये डायग्राम ऐसे जाता है, ये होता है y इज इक्वल टू mx माइनस सी के लिए, ये वाला इसके लिए है, ठीक है। इसमें बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बट हमारी अप्रोच क्या ही बताया जाए, किस हिसाब से हो गई है कि क्या बताया जाए। आपने नोट कर लिया होगा अच्छी तरह से, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं एक
हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, डायमेंशंस के ऊपर आ जाते हैं। डायमेंशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट मेरे हिसाब से डायमेंशंस को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से डायमेंशंस को आप चैप्टर वाइज पढ़ें तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आता है। बट फिर भी चैप्टर में फर्स्ट में है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे उसी हिसाब से पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। आज की क्लास से आपके एग्ज़ाम में कम से कम, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कम से कम 3 क्वेश्चन मेरी क्लास से होंगे। और ये तो अच्छी बात है, क्या कहते हैं, आप हमेशा एक टाइम पर एक तरह से मोटिवेट नहीं हो सकते, ठीक है ना। और अगर आपके अंदर लगातार हमेशा पढ़ने की क्वालिटी जनरेट नहीं होगी तो फिर आप ये सोचिए कि मार्च में एग्ज़ाम है तो आप कैसे सिलेक्शन लेंगे। आप खुद सोचिए कि वो बच्चे जो ये सोचते हैं 2-3-4 मूवी देखने के लिए वो हज़ारों रुपए खर्चा कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे ये बात नहीं है कि आप कुछ भी पेमेंट करें, ऐसा कुछ भी रूल नहीं मेरा, फिर भी सोचने वाली बात है। इतनी ज़्यादा कम से कम फ़ी पे हम लोग आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक बेस्ट टीचर्स के साथ में रहें और पढ़ें। ठीक है, चलो वो तो सब बात की बात है। हम लोग को पढ़ना है डायमेंशंस एंड यूनिट। देखो फिजिकल क्वांटिटी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ मास ये होता है ना, मास का यूनिट केजी होता है, लेंथ का मीटर होता है ना, टाइम का जो समय होता है उसका जो यूनिट सेकंड होता है, तो आप गलत सोच रहे हैं, है ना। हम लोग ऐसे नहीं पढ़ने वाले और ना ही मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, है ना। क्लास 11th और 12th में पढ़ने वाले बच्चे अगर आप हैं तो मैं ऐसे पढ़ा सकता हूँ, बट आपको अपने एग्ज़ाम में बेहतर करना है तो हम लोग को एक अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, बेहतरीन सी, खूबसूरत सी। कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको मिक्स करके हमने ड्राइव्ड क्वांटिटी का एक मिक्सचर तैयार किया है, बहुत सारा मिक्सचर्स, है ना। इसमें 2 सप्लीमेंट्री आपकी क्वांटिटीज़ भी हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियन। आपके पास में जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है ना, कौन कौन सी है भाई, मास हो गया आपका, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, है ना, और आपकी पदार्थ की मात्रा हो गई, सब्सटेंस, हाँ है ना, ये हो गया। एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, एक रेडियन हो गया, एक स्टेरेडियन हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मिला करके हमारी पूरी फिजिक्स का खूबसूरत सा निर्माण किया गया है, ठीक है। बट हम लोग ये सब नहीं पढ़ने वाले। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा, हमें कैसे करना है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि अगर वेलोसिटी का आपको मैं वो बता दूं डिफिनेशन, ये सब मैं नहीं बताने वाला, है ना। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू AT प्लस का BT स्क्वायर, AT प्लस का BT स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछेगा सर A और B की वैल्यू बताइए, सिंपल वाला क्वेश्चन। बहुत टफ होगा तो पूछेगा सर A बाई B की वैल्यू कितनी होगी, A बाई B की वैल्यू कितनी होगी। A बाई B की वैल्यू निकालने के लिए अगर आपने थोड़ा दिमाग लगा लिया तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम बचेगा। देखो अगर A बाई B पूछ रहा है ना, देखो 2 तरीके बताता हूँ, हर तरीके से क्वेश्चन लगाइए, मजा आएगी। इसकी डायमेंशन होती है LT-1, इसकी डायमेंशन हो जाएगी A इंटू टी, इसकी हो जाएगी B इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगी। अब सबसे पहले आप क्या करिए, इन सबको हटा दीजिए यहाँ से और सबको बराबर लगा दीजिए, सबकी वैल्यू को इक्वल कर दीजिए। ये लगाने का तरीका है मेरा बताने का। तो देखिए यहाँ से अगर हम ऐसे निकालें तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास एक, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, देखो A की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये T नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो LT स्क्वायर हो जाएगा, LT कितना हो जाएगा, LT-2, ठीक है। और B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा हमारे पास में LT-3, इतना हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। A बाई B पूछ रहा है ना, बाद में लेते आते इसको, ध्यान समझो मेरी बात को, मैं क्या समझाता आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे करना है आपको, ध्यान से मेरे को सुनना, मन से बहुत मजा आएगी आपको। इसकी तो डायमेंशन पता होती है ना, LT-1 है, बहुत ध्यान से
एक एक कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। इज इक्वल टू, है ना, LT-1 इसको पता है आपको, हम लोग को पता है कि इतना होता है सर। यहाँ पे सर A दिया है और T भी दिया हुआ है, A दिया है T भी दिया है, तो हमें समझना होगा कि अगर ये दोनों डायमेंशन इक्वल हैं तो यहाँ पर सर L होगा, L तो T क्या है, टाइम है, T तो होगा ही होगा, और हमें T-1 लेकर के आना है, तो T-2 तो होगा ही होगा, तभी तो भाई T से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उड़ेगा, और ये LT-1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट हमारे दिमाग में क्या है, हमें तो बस वही करना है जो हमें पहले मास्टर साहब ने पढ़ा दिया था कि इसको इधर लेके जाएंगे, उसको इधर लेकर आएंगे, तब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो अप्रोच हटानी है हम लोगों को, है ना, समझ में आया कुछ। यहाँ पर देखो इसका कितना हो जाएगा, LT-2, यहाँ पे T² दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, LT-3, सेम टू सेम आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब पूछ रहा है कि A/B का रेशियो बताओ भाई। अगर A/B का रेशियो ही पूछ रहा था तो इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी भाई। LT-2 लिखा हमने, LT-3 लिखा हमने, भाई LL काटेंगे, ये काटेंगे, 2 कटेगा, T बचेगा यहाँ पर। इतना करने की क्या ज़रूरत थी, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सिंपल था भाई, ये दोनों बराबर हैं तो AT = BT², इससे इसको काटो, A/A रेशियो B = कितना आएगा, कितना आएगा भाई, A/B = कितना आएगा, T आएगा। काम खत्म। लो बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक और कर लो। दिया हुआ है, मान लो P = प्रेशर है, P है ना, P नहीं, Y = ले लो, Y = अल्फा T प्लस का बीटा T², ठीक है। Y यहाँ पर यंग मॉड्यूलस है, क्या है, यंग्स मॉड्यूलस है, पूछ रहा है अल्फा रेशियो बीटा भैया होगा इफ T इज टाइम। अब मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है आपको, बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका एक रीज़न है सर, रीज़न ये है कि भाई जब इसे डिवाइड करेंगे तो भाई T ही तो बचेगा यार, T ही तो बचेगा। कर लेते हैं। आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े रहेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे लें, ठीक है, या कोई भी एग्ज़ाम दे लें, नीट IIT या जो भी दे लें, इस टाइप के क्वेश्चन तो आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो आपसे आपकी अप्रोच पूछता है कि किस टाइप की आप अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। तो Y देखो यंग मॉड्यूलस होता है, ठीक है, ये प्रेशर के इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है, और प्रेशर होता है F/A, ये होता है mL-1 T-2, ठीक है, ये इतना होता है। लगने की भी जरूरत नहीं थी भाई। अगर देखो यहाँ पर इतना दिया हुआ है हमारे पास ये, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है Y = अल्फा × T, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, T हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो भाई अगर T हमारे पास एक्स्ट्रा है तो अगर हम इसकी जगह पर अल्फा की वैल्यू mL-1 T-3 ले लें, इतना ले लें, तो T से मल्टीप्लाई करने पर ये वाली वैल्यू कट जाएगी, प्लस यहाँ पर देखो बीटा T² है, तो यहाँ पर mL-1 T-4 ले लें, भाई T² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2 जो हमें चाहिए 2 मिल जाएगा हमारा। अब दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो T ही तो आएगा सर, तो इतना करने की क्या ज़रूरत थी। सिंपल सा देखिए, इन दोनों को डिवाइड करिए, अल्फा/बीटा = T आएगा, काम खत्म। बताओ क्या दिक्कत है। अगर आपने इस तरह से पढ़ाई नहीं करी है ना, तो कोई पढ़ने का आपका औचित्य नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते, देखो बढ़िया सा क्वेश्चन है। PV = है ना, PV = μRT आपको गिवन है ना, और बोल रहा है कि E = E0, है ना, E E मत लिखो यहाँ पे कुछ और लिख लो मेरे भाई। P = P0 e की पावर PV/KT, है ना, KV/RT, KV/RT दिया है। आपसे पूछ रहा है सर इस वाले K की वैल्यू कितनी होगी, K की डायमेंशन कितनी होगी। ऑप्शन आपको दे देगा mL-1 T-2, B देगा mL-1 T-3,
सी देगा Ml2T-2 और डी देगा NO2। कैसे करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिए ई की पावर में कोई भी वैल्यू हो यहाँ पर, उसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशनलेस। क्या होगी? डायमेंशनलेस। डायमेंशन कौन सी क्वांटिटी होती है? जितने भी रेशियो हैं सभी रेशियो डायमेंशनलेस होते हैं। एंगल डायमेंशनलेस होता है, ई की पावर में जो भी वैल्यू होगी डायमेंशनलेस होता है। साइन थीटा डायमेंशनलेस होता है। बट अगर क्वेश्चन में ये आ गया y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ पर इस वाले ए की डायमेंशन होगी बट थीटा डायमेंशनलेस होगा। थीटा डायमेंशनलेस होगा। एक बार मेरे साथ क्वेश्चन कोई दिया था बच्चे को, है ना, तो बहुत बकवास कर रहा था, शायद वो बकवास नहीं कर रहा था, मतलब कंफ्यूज हो गया था बेचारा, कि जो फोकल डिस्टेंस होती है ना, उसकी डायमेंशन तो होती है बट सर पावर की डायमेंशन नहीं होती सर। जो पावर होता है पावर की डायमेंशन नहीं होती सर, डायमेंशन लेस क्वांटिटी ही है। ठीक है, आपको इससे पहले नहीं पता था ये बात, पर आप मालूम चल गई होगी। तो यहाँ पर k की वैल्यू पूछ रहा है। सर सोचिए, जब उसने ये दे दिया है तो आपको बता रहा है कि भाई ये k की वैल्यू से रिलेट कर रहा है, तो p इज इक्वल टू k होगा, काम खत्म, आंसर हो गया। इस तरह से आपको डायमेंशंस वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब बताइए क्या इससे ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में? बताइए, नहीं आएगा ना। और अगर आएगा भी तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्वेश्चन को कर कैसे रहे। ठीक है, ABCD के फॉर्म में दे देगा, PV + KT के फॉर्म में दे देगा, हर तरीके से दे, चाहे जैसे भी क्वेश्चन को दे दे हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो है अप्रोच इतना अच्छा है कि हम फटाफट क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग, चलो आगे चलते हैं। दो क्वांटिटी को आपस में मिक्स करके अगर एक हम तीसरी क्वांटिटी बना रहे हैं तो वो क्वांटिटी उसी क्वांटिटी से रिलेट करेगी। ठीक है, एक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि जैसे, है ना, कोई भी वैल्यू लिख दी, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, कोई सा बढ़िया सा फॉर्मूला, एक t इज इक्वल टू, ये आप लोगों के फॉर्मूले में दिया होगा, t इज इक्वल टू, है ना, m की पावर a एंड g की पावर b, ये दिया है। यहाँ पर m मास है और g जो है क्या है आपका, g आपका क्या है, ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें रिलेशन पूछ रहा है ना, इसमें रिलेशन पूछ रहा है। अगर ये दिया हुआ है सिंपल पेंडुलम के फॉर्म में दे दिया है तो सिंपल सी बात में याद रखिए, t प्रोपोर्शनल टू मास की पावर 0 होता है ना। टाइम पीरियड जो है मास पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड और ये हो गया मास आपका, डिपेंड नहीं करता, है ना। अच्छा क्वेश्चन, पर जी पे डिपेंड करता है सर, कितना पावर आना चाहिए। t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है सर, तो t इज इक्वल टू k, g की पावर 1/2 आएगा माइनस में, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इनकी अप्रोच डेवलप करेंगे, फटाफट क्वेश्चंस लग जाएंगे, इसमें कुछ नहीं रॉकेट साइंस है। ठीक है, ये हमारा डायमेंशन वाला चैप्टर हो गया। डायमेंशन वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कभी कभी, है ना, जैसे आपका ग्रेडियंट हो गया, ग्रेडियंट। ठीक है, ये ग्रेडियंट वाले पे याद रखिए, ग्रेडियंट जो होता है, वैसे मैं आपको ग्रेडियंट डायमेंशंस को छोड़ के जब वेक्टर पढ़ा था तो आपको वहाँ पता था, बट फिर भी याद रखिए ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमारा यूनिट डायमेंशन इसका था। बट एक और अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप करिए। E इज इक्वल टू M एंड V, इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, MA एंड VB, इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, इसको आप लोग करें। फिर मैं आपको कुछ और अच्छे से क्वेश्चन से लेके चलता हूँ जो आपके, है ना, बड़े लेवल पे एग्जाम में, ऐसे MP PCS हो गया, ऐसे पूछे गए, है ना, ये अच्छे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे इसे आप लोग करिए, पूछ लेता है कि सर 1 AU कितना होता है, 1 AU कितना होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1 AU कितना होता है। ठीक है, और एक पूछता है 1 लाइट ईयर कितना होता है सर, है ना, ये भी एक पूछा गया है, 1 लाइट ईयर सर कितना होता है।
और भी एक क्वेश्चन पूछा गया है सर, है ना, अच्छा सा क्वेश्चन है, 1 पासेक कितना होता है, वन पासेक कितना होता है, 1 पासेक कितना होता है। ये तीनों चीज़ें पूछी गई एग्जाम में आपके, और तीनों में रिलेशन पूछा गया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, है ना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज वैल्यूज, है ना, दीज वैल्यू, है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लगा लीजिए, तो जान के बहुत खुशी होगी कि सर जो पार्सेक होता है वो सबसे बड़ा यूनिट होता है, पार्सेक। उसके बाद में लाइट ईयर आता है, उसके बाद में क्या आता है, एयू आता है। तो ऑर्डर आपका ये हो जाएगा, है ना। और अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो 10 टू पावर 11 ये होता है, और 10 टू पावर 15 ये होता है, और 10 टू पावर 16 ये होता है। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से वजह तो सुनिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1.4 ये होगा, पहली बात तो ये मीटर में रहेगा, ठीक है। और 1 लाइट ईयर कितना रहेगा, 9.46 10 टू पावर 15 के फॉर्म में रहेगा। ये समझ में आई बात, मजेदार बात है ना। और 1 पासेक कितना होता है, 3.08 10 टू पावर 16, 10 टू पावर 16, हाँ इतना ही होता है, ओके, यही वैल्यू है, ओके, हाँ 1.4, हाँ इतना होता है, वेरी गुड। अब कभी कभी इसकी जगह पर सर ये अप्रॉक्स लगा के 10 टू पावर 16 कर देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ जाता है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि 10 टू पावर 16 दिया है, हाँ, क्योंकि ये वाली वैल्यू हटाएंगे 10 आ जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सर क्या रहेगा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन एक रहेगा बढ़िया सा, विच वैल्यू इज करेक्ट, विच वैल्यू इज करेक्ट, क्या रहेगा, 1 पार्सेक, आपको याद रखना है 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ये आपको एक छोटा सा क्वेश्चन याद रखना है, ये क्वेश्चन पर नोट लगा के लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। एक और क्वेश्चन पूछा गया, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6300 एंगस्ट्रॉम बोल रहा हूँ, एयू पूछा गया है, खगोलीय मात्रक। ये सभी ऐसे यूनिट है जो आपके एग्जाम में कई बार दिखे। जैसे एक और छोटा सा यूनिट ले लीजिए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन होता है ना। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग होता है मतलब, ठीक है। 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट होता है, ठीक है। और कोई यूनिट होती क्या, बिल्कुल होती, बहुत सारे यूनिट होते हैं। ये पावर के, ये फोर्स का हो गया, ये वर्क का हो गया, ये पावर का हो गया, है ना। हाँ बिल्कुल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 2.4 कैलोरी होता है। इतने यूनिट आप याद रखिए, है ना, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। और ये जो चार्ट मैंने बनवाया है, इस चार्ट से तो यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का बनने के चांसेस है इस बार, और अच्छा रहा तो यहाँ से बन जाएगा। ये आपके डायमेंशन और यूनिट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि एक AMU कितना होता है सर, 1.66 10 टू पावर 27 kg माइनस का। ये एक मास का यूनिट होता है, मास यूनिट, है ना। आपको ये तो पता होगा ना, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 10 एंगस्ट्रॉन होता है। ये तो आपको पता ही होगा ना, ये तो छोटी बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं, ये सब तो आपको पता होना चाहिए ऐसे ही, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 टू पावर 1.6 जूल होता है। ये सब तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये सब बातें तो आप ऐसे लिख लिए होंगे। आप लिख लीजिए फटाफट इन चीज़ों को, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं काइनामेटिक्स में, ठीक है, जहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, जहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे जो ग्राफ से रिलेटेड होंगे और आपके एग्जाम में वहाँ से कई बार क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले आता है पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज़, ये सब आता है। आप लोग हरा वाला मार्कर लेकर के उस पर बैठ जाते हैं और ये लाइन कर दिया, ये लाइन कर दिया, ये लाइन कर दिया, ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है। अगर आप सच में बेहतरीन
बेहतरीन और बेहतरीन और बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। एक बुक को 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार पलटिए। पलटने का मतलब ये नहीं है किसी पेज पलटने है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप उसके अंदर दिए गए भाषा को, शैली को, उसके अंदर हर एक चीज़ को समझ जाइए और आप ये देखेंगे कि वो चीज़ आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देगा, बहुत ही बेहतरीन, कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा, है ना। और यही एक सफलता का सिर्फ और सिर्फ मूल मंत्र है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन एक आप आएगा, है ना, डिस्टेंस जो होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होती है, ठीक है, इसका जो रेशियो है वो 1 से बड़ा होता है। ठीक है, डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बट ये पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, है ना, स्पीड जो होती है, स्पीड एंड वेलोसिटी, इसका भी रेशियो ऑलवेज 1 से बड़ा होता है। वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 हो सकती है, बट स्पीड 0 कर सकते हैं बट होती नहीं है ना, कह सकते हैं पर नेगेटिव नहीं होती है। वैसे ही, है ना, वैसे ही ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ चल के गया, ए से चल के यहाँ तक जाता है, ए से जाता है बी तक, फिर बी से जाता है सी तक, और सी से फिर वापस आता है ए तक, ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए आ जाता है ना। तो पूछता है सर इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, पहला क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा बी, और यहाँ ये हो गया हमारा सी, ये हमारा हो गया, ये सी नहीं होगा, ये कुछ नहीं दिया है ना, ये कुछ नहीं दिया है सर, ये कुछ नहीं दिया है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सर, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सर ये हमारे पास पाइथागोरस हम लगा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट सर हमारा आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर सर, है ना। देखो कितनी खूबसूरत सी बात है कि डिस्टेंस पूरे रास्ते पर डिपेंड करता है, बट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। तो लिखेंगे इट्स डिपेंड ऑन, है ना, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, पोजीशन है ना, पोजीशन। ठीक है, अब आता है सर डिस्टेंस कितना है सर, इसका डिस्टेंस कितना है सर। तो डिस्टेंस सर देखो ए, ये बी और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये ऐसे पूछेगा आपसे। तो एक खूबसूरत सी बात है ना दिल में आ गई है, तो मैं बताता हूँ आपको कि खुद सोचिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारी लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं। आप खुद सोचिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारी लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं। डिस्टेंस पूरी जनरी को डिपेंड करता है, डिस्टेंस जो है वो पूरी जनरी को बताता है, हमारी जनरी बोल रहा हूँ है ना, जो हमने रास्ता तय किया है उसे बताता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये बताता है, देखो मैं जर्नी नहीं बोल पा रहा हूँ, है ना, जनरी। कभी कभी होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम लोग नहीं बोल पाते हैं, इसके लिए मैं तो टेंशन नहीं लेता भाई, सॉरी बोल लेता हूँ कि वैसे भी हम सभी लोग सीख रहे हैं और हर चीज़ सीखने में टाइम लग सकता है। तो मैं अच्छी बात बता रहा था यहाँ पे, मैं फिर से बताता हूँ आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारी लाइफ में अगर हम लोग सोचें तो कैसे एक बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, बट डिस्प्लेसमेंट पूरे रास्ते पर डिपेंड करता है। वैसे ही सफलता और सफल होना दोनों एक दूसरे पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं।
जो लोग सफल हो जाते हैं उनसे लोग ये पूछते हैं कि कैसे हुए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन बता दीजिए। और जो लोग सफल हो रहे हैं उनको रास्ते में भी बताना पड़ता है, सर मैं ऐसे चल रहा हूँ। तो ये एक बेसिक तरीका है सफल होने और सफलता पाने का। तो ये हमारा इतना हो गया सर, ठीक है। पर डिस्टेंस में ये पूरे रास्ते पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है, इतना कम होता है। डिफरेंट शेप और साइज़ के लिए डिस्टेंस हम पूछ लेते हैं आपसे, तो आपको मालूम होना चाहिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ये ए है, ये ए है, और ये भी ए और ये भी ए है। एक पार्टिकल ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? 0। और डिस्टेंस कितना हो गया? कितना हो गया? 4a हो गया, है ना। कई तरीके हैं, कैसे भी आप फिगर बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ए से बी जाइए, बी से सी जाइए, डी जाइए, ई जाइए, और इसका टोटल निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है सर्कल का, ऐसे करके यहाँ पे लगाता हूँ, ऐसे करके, ये एक रेडियस दिया हुआ है, ये 90 एंगल पर गया, और ये भी रेडियस आर है। अब पूछेगा ये ओ है, ये ए से बी जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। तो देखिए ए से बी जाने के लिए इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2πr/5, मतलब 2πr/4, क्योंकि चौथा भाग ट्रेवल किया है तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? πr/2। बट ये लाइन जो है उसकी ये डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना हो जाएगा? ये लाइन r, ये r√2 हो जाएगी। ये एंगल अगर थीटा गिवन है, अगर ये एंगल थीटा गिवन है, तो खटाखट कैसे आंसर लगा सकते हैं? खटाखट। तो डिस्टेंस के लिए आपको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए याद रखना है, आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए याद रखना है sin 2r sin θ/2 के फॉर्मूला। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप याद रखिए, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है ना। अगर 90 एंगल होगा तो 45 हो जाएगा, वैल्यू सेम टू सेम यही आएगी। किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल पर निकाल सकते हैं, ये छोटा सा फॉर्मूला है फटाफट करने के लिए, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, डिस्टेंस ये हो गया सर हमारा। तो ये साइड वाला दिख रहा है आपको? हाँ साइड वाला भी दिख रहा है, सब दिख रहा है, ओके सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा ये इतना पार्ट खत्म हो जाए तो हम लोग आगे बढ़ सकें। ये सब वही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार दिखे आपको, और मज़ेदार तरीके से दिखे। देखिए चैप्टर को पढ़ने का एक अच्छा अप्रोच ये होता है कि सर आप उस हिसाब से पढ़ें कि आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस लग जाएं आपके सारे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, आपने चैप्टर पढ़ लिया, इसका मतलब है आपने चैप्टर पढ़ा है बस, है ना, उसे हाईलाइट कर दिया है उसे जो है आपने हाईलाइट कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया उसमें आपने। तो ये हमारा इतना हो गया सर। अब अगर हमारे पास कुछ पोजीशंस दी हुई है, आर पोजीशन इज इक्वल टू xi कैप प्लस का yj कैप प्लस का zk कैप, ये हमारे पास पोजीशन है किसी चीज़ की, ठीक है। तो इस पोजीशन का रिजल्टेंट कितना होगा? तो r मॉड इज इक्वल टू x² और z², ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। आगे की बात समझिए, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। क्या यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी, ये आ जाएगा vxi कैप, ये आ जाएगा vyj कैप प्लस का vzk कैप, है ना। बेसिकली जब हम लोग 2 डायमेंशन पढ़ते हैं तो ये वाली डायमेंशन नहीं होती है ना। मैंने आपको इसलिए बताया कि आप इस लेवल को भी लेके चलें कि अगर क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे तो आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पर जो vx है, इस vx को हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं dx/dt, और जो ये vy सर दिया हुआ है इसे लिखेंगे dy/dt इज इक्वल टू vy, और जो सर ये दिया हुआ है इसे क्या लिखेंगे? तो v इज इक्वल टू dr/dt। सर क्वेश्चन कैसा आएगा है ना, क्वेश्चन कैसा आएगा सर? क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में, इफ x इज इक्वल टू 2t², y इज इक्वल टू 3t², 3t,
एंड z इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है ना, पार्टिकल। अब अप्रोच डेवलप करनी है दिमाग में थोड़ी सी ये कि अगर आंसर IJK में है, तो आपको ये वाला फॉर्म निकालना है, और अगर आंसर अंडर रूट में है या किसी वैल्यू में है तो आपको इसका मॉड निकालना है। मैं दोनों तरीके समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको वेलोसिटी निकाली तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx/dt कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा? देखो 2 दिया है तो 4 दे देगा। बोलेगा कि 1 1 और 1 पर आप निकाल दीजिए इसकी वेलोसिटी, 1 1 1 पे, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4t, और 1 दिया हुआ है t की वैल्यू, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा, vx इज इक्वल टू 4 आ गया। vy कितना आ जाएगा, तो vy dy/dt होता है, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, t दिया है 1 हो जाएगा, z तो है नहीं सर, तो z हमारा 0 हो जाएगा, vz इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये वेक्टर के फॉर्म में गिवन है तो कितना हो जाएगा, 4i कैप 4j कैप, सॉरी 3j कैप, है ना, 3j कैप प्लस का 0k कैप, ये दिया होगा। और अगर ऐसा नहीं दिया है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कितना आएगा, 16 और 9 25, 25 का 5 आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। होल्ड ऑन, इसी क्वेश्चन से वो एक्सेलरेशन भी पूछ लेगा, तब क्या करेंगे, तब भी समझो। हमारे पास वेलोसिटी 4t आई थी, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। सर यहाँ पर y डायरेक्शन में तो 0 हो गया, z में ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन अगर पूछे तो प्लस i डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब राइट साइड में जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कितनी रहेगी, i कैप। और a मॉड पूछे तो सर बताएगा कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए। जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये सभी चीज़ें अप्रोच बहुत ही हेल्दी रहेंगी काम करने के लिए, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप फटाफट कर लेंगे। एक क्वेश्चन आप करिए, मैं देता हूँ आपके लिए, है ना। x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस का 4, y इज इक्वल टू 2t प्लस का 3, और z इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। t इज इक्वल टू 0 1 एंड 1 पर आपको, है ना, आपको पोजीशन बतानी है, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है, ये बताना है आपको। ये आप सॉल्व करें, तब तक मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ, है ना, क्या डाल के, थोड़ा सा सैनिटाइज़र डाल के साफ करता हूँ इसको, है ना, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सा हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप डेफिनेटली डैम श्योर की तरीके से आप इसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये हमारे पास इतने क्वेश्चंस हो गए सर, ठीक है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, ये एक टाइप हो गया, है ना। हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अपने क्लासेस में कवर करते हैं। उसका एक बेनिफिट ये रहता है कि आप अगर चाहें तो उस क्लास का, है ना, बेहतरीन रिजल्ट पा सकें। इसलिए हम लोग इस हिसाब से हर एक चैप्टर को ड्राइव करते हैं या आपके सामने लेकर के आते हैं, जिसमें आप हर एक चीज़ को सेकंडों में सॉल्व कर सकें। वही एक अप्रोच है जो आपको एक बेहतरीन लेवल पे लेके जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग को वेलोसिटी पता हो गई है, एक्सेलरेशन पता हो गया है, कैसे निकालते हैं। तो छोटा सा फॉर्म है, लिख लीजिए चाहे तो, है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है, या फिर बहुत ही घटिया लिख गया है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पे एक्स क्या पोजीशन, है ना। वैसे तो डी आर लिखना चाहिए, है ना, वैसे तो डी आर लिखना चाहिए। डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी आर, लिख लीजिए,
है ना, पर आप लोग आर से बहुत कम, मेरे हिसाब से कम क्या कहते हैं ना, फेस किया होगा आर को, इससे ज़्यादा हम लोग एक्स का यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे y इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस का 4, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना होगा, सोचिए, मन लगाइए, ध्यान से याद रखिए। कभी भी t की पावर में स्क्वायर दिया हो और डिस्प्लेसमेंट और टाइम इक्वेशन दी हो, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम इक्वेशन गिवन है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, पहली बात कांस्टेंट आएगा, और उसकी एक वैल्यू होगी 3 2 6, यहाँ पे 6 आएगा, शॉर्ट ट्रिक है ये। वेलोसिटी कितनी आएगी सर, 6 यहाँ पर हो गया, 6t और प्लस का 2। अगर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड दिया होता तो ये तुम्हारा कितना, 24 तो 26 आ जाता, 26 मीटर पर सेकंड आ जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा आपसे, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लेगा, इफ प्रपोज टी स्क्वायर, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर पहली वैल्यू होगी 16, b होगा 4, c होगा 2 और d होगा NOT। यहाँ पर NOT पे टिक मारना है और इसका आंसर लिखना है कांस्टेंट, आंसर लिखना है कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसके लिए भी रेडी रहना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहते हैं। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराता हूँ, मज़ा आ जाएगी आपको, दिल खुश हो जाएगा आपका। इफ़ v इज इक्वल टू √x प्लस 2, है ना, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे 4 लिख लीजिए, पार्टिकल। ऑप्शन में ए रहेगा आपका 4, बी रहेगा 6, सी रहेगा 9, डी रहेगा आपका 10। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आधे से ज़्यादा लोग इसे ना कर पाए। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। क्या होगा, ये इतना दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा v² इज इक्वल टू x प्लस 2, यहाँ पे 4x हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट कर दो x की रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 2v dv बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस का 0, ये तो होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखा NOT, लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया सर। तो ये काटिए, यहाँ पे 2 बचेगा, तो v इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही सर आपका एक्सेलरेशन है, यही आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। कैसे देख लेते हैं। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है सर। अगर हम यहाँ पे डी एक्स से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, सॉरी डी टी रहा, डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। सर इसकी वैल्यू v होती है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट रूप में इसको लिख लीजिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डिफरेंट टाइप में मिलेंगे, आप नहीं कर पाते हैं, उसकी भी अप्रोच डेवलप कर लीजिए। एक क्वेश्चन और अच्छा सा है ना, इफ़ v इज इक्वल टू 2 अल्फा टी प्लस का 3 बीटा टी, यहाँ स्क्वायर दिया है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का रेशियो पूछे तो क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का रेशियो पूछे तो क्या करेंगे, है ना, कैसे करना है। तो रेशियो पूछ रहा है सिर्फ, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी लेकर के चलनी है, डायमेंशन नहीं पूछ रहा, रेशियो पूछ रहा है। तो आपको, है ना, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डबल पावर में दिया हुआ है ना। अच्छा, इसको ऐसे रखिए, यहाँ पे टी रख लीजिए, यहाँ पे टी रखिए, यहाँ पे इतना रखिए, क्योंकि मैंने वेलोसिटी कर दिया ना यहाँ पे, हाँ इतना रखिए। तो अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर दें तो डी वी बाई डी टी ये हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फा प्लस का 0। तो अब इसमें कुछ और भी चीज़ें होंगी, क्वेश्चन में होगा कि एक्सेलरेशन 0 है ना, और कुछ और भी चीज़ें इसमें करेक्ट करके देगा, तब ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, है ना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा सा मैं कुछ भूल रहा हूँ क्वेश्चन में, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये आपका इतना हो गया काइनामेटिक्स स्टार्ट, है ना। अभी इसका ग्राफ रह गया है, जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेंगे उसमें ये आपका डेमो क्लास 1 था। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं और आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े, तो
कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम दिया है, वहाँ पर सारी डिटेल सेंड करी गई हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते सच में इस बार सेलेक्ट होना, या फिर जो आपका ये एजुकेशन, जो आपका एक पेपर लगा हुआ है, एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना चाहते हैं, तो फिर ये सोचना ही क्यों है कि ये इतना है, वो उतना है, ऐसा है वैसा है, ये मत सोचिए, क्योंकि ये सोचने का टाइम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ करने का साल है और ये आपका सफल होने का साल है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।